Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Welcome to our second online class of Research Planning and Scientific Writing Bio 3606 for the semester Spring 2024. लिटरेचर सर्चिंग एंड रेफरेंस मैनेजमेंट हमारे चैप्टर का टॉपिक था जिसपे हमने कल स्टार्ट कर दिया था टॉपिक बिब्लियोमेट्रिक मेजर्स यानी कि अभी क्रिटिकल असेसमेंट और क्वालिटी चेकिंग में हम देखने जा रहे थे कि किस तरीके से किसी भी पब्लिकेशन को हम ग्रेड कर सकते हैं उसके हिसाब से उसकी लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी को जज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमने बिब्लियोमेट्रिक मेजर पढ़ा था दैट इज़ मोस्ट कॉमन और मोस्टली यूज्ड नॉट ओनली इन accessing the लेवल और क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशन बट ये चीज़ इम्प्लाई होती है ऑन द रिसर्चर एज वेल। सो किसी भी आर्टिकल आर्ट का इम्पैक्ट फैक्टर मेजर होता है कि वो किस जर्नल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ है और उसका अपना इम्पैक्ट फैक्टर कैसा है। सो इम्पैक्ट फैक्टर ओरिजिनली रिसर्च जर्नल का होता है बट वो लिंक्ड हो जाता है विद ऑल इट्स रिसर्च पब्लिकेशंस। और जब पब्लिकेशंस होता है तो वो ऑथर जिसकी पब्लिकेशंस का इम्पैक्ट फैक्टर होता है तो वो इम्पैक्ट फैक्टर उस ऑथर का भी काउंट होता है। तो इसके कुछ मेरिट्स भी थे कुछ डीमेरिट्स। मेरिट्स में एक तो यही चीज़ है कि वाइडली यूज्ड है और वाइडली अंडरस्टूड है। इसके अलावा कि आपके पास ये चीज़ ईयरली बेस पे अपडेट हो रही होती है। और नेगेटिव पॉइंट इसका यही था कि एक ये चूँकि किसी पर्टिकुलर आर्टिकल की क्वालिटी को जज नहीं कर रहा होता, ये उस रिसर्च जर्नल को की क्वालिटी को जज कर रहा होता है। तो इस पे किसी आर्टिकल की साइटेशंस लेट्स से 1000 प्लस हैं और किसी की 5 हैं तो दोनों का इम्पैक्ट फैक्टर सेम ही काउंट होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का हमने फार्मूला कल देखा था। इम्पैक्ट फैक्टर टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइटेबल आर्टिकल्स इन दैट स्पेसिफिक जर्नल। तो ये जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होता है जो अल्टीमेटली आर्टिकल का भी वही कंसीडर होता है और वो आर्टिकल जिस ऑथर का पब्लिश होगा वो भी उसी का ही कंसीडर होगा। 27 students have joined. सही है। यहाँ पे फिर उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस बताई थी कि इम्पैक्ट फैक्टर क्यों एक ओनली ये कंक्रीट हमारे पास मेजरमेंट नहीं है टू जज एनी ऑथर या एनी रिसर्च पब्लिकेशंस क्वालिटी। ओके, द नेक्स्ट बिब्लियोमेट्रिक मेजर इज द हाईली साइटेड इंडेक्स। ठीक है, जो इम्पैक्ट फैक्टर था उसका ईयर ऑफ स्टार्ट क्या था, आई थिंक 1961। ठीक है, और एच इंडेक्स रिसेंटली स्टार्ट हुआ 2005 से और इसको लाइक लेस देन 20 ईयर्स अभी हुए हैं जबकि इम्पैक्ट फैक्टर ऑलमोस्ट मोर देन 70 80 90 मोर देन 70 ईयर्स। अच्छा, इसमें जो बंदा है वो क्या कहता है, हर्ष इंट्रोड्यूस्ड एन ऑल्टरनेटिव बिब्लियोमेट्रिक मेजर्स द हाईली साइटेड इंडेक्स और इन शॉर्ट H index which focuses on the individual researcher's impact on his or her academic environment। ये क्या करते हैं, इसकी डिफाइन कैसे करते हैं, साइंटिस्ट हैज़ एन H index in his or her number of publications have at least H citations each and the other publications have less than or equal to H citations each। क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम देखते हैं टेबल 5.5। टेबल 5.5 में आप देखें कि एक एच इंडेक्स कैलकुलेशन ऑफ एन ऑथर
विद एन एच इंडेक्स ऑफ 7। अब नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इस ऑथर की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर एक की इंडिविजुअल साइटेशंस लिखी हुई हैं 45 32 17 15 11 10 8 3 2 एंड 0। क्यों ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बाय द टाइम आप कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो इट टेक्स टाइम फॉर एनी आर्टिकल टू बी साइटेड इन अदर आर्टिकल्स। तो इसलिए जो 10 होगी वो बहुत ही लेटेस्ट होगी और अभी तक वो किसी भी आर्टिकल में साइट नहीं होगी। 9 में भी फ्यू मंथ्स बैक पब्लिश हुई होगी, या इसलिए अब जस्ट 2 आर्टिकल्स ने उसको साइट किया है। जबकि जो फर्स्ट पब्लिकेशन में भी आज से 10 साल पहले, तो 10 साल पहले से लेकर अब तक 45 आर्टिकल्स ने उसको साइट कर दिया है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन किसी एच इंडेक्स ऑफ 7 ऑथर की उन्होंने बताई है। अब एच इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, हमने देखना है कि वो कौन सी हमारे पास पब्लिकेशंस हैं जिसका जो नंबर ऑफ साइटेशंस है वो उस पब्लिकेशंस से ज़्यादा है। ठीक है। अब फ़िलहाल हमारे पास जो नंबर ऑफ साइटेशंस है वो फर्स्ट पब्लिकेशन की 45 है, देन 32, देन 17। अब 7 का मतलब क्या है कि 7 में इसकी पब्लिकेशंस है, साइटेशंस है 8। अब लेट से यहाँ पे 7th इसके आर्टिकल की पब्लिकेशंस होती 6। ठीक है। तो इसका एच इंडेक्स 7 ऑनवर्ड्स काउंट नहीं होता, इसका एच इंडेक्स 6 काउंट हो जाता। और बिल फर्ज इनमें से भी किसी एक आर्टिकल की पब्लिकेशन नंबर ऑफ पब्लिकेशन से कम होती तो वो भी कैंसिल आउट हो जाता। अब एट्थ पब्लिकेशन की जो साइटेशंस हैं वो 3 हैं। जब इसकी नंबर ऑफ साइटेशंस मोर देन 8 हो जाएंगी, लेट्स से 3 से हो गए 9, तब इस ऑथर का इंडेक्स हो जाएगा 8। इसी तरीके से जो पब्लिकेशन नंबर 9 है उसकी फ़िलहाल नंबर ऑफ साइटेशंस है 2। ये 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 6 7 8 9, उस ऑथर का एच इंडेक्स रहेगा 8 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 10 हो जाएगी तो अब उस ऑथर का एच इंडेक्स हो जाएगा 9। इसी तरीके से 10 पब्लिकेशन फ़िलहाल 0 है, जैसे ही उसकी नंबर ऑफ साइटेशंस हो जाएंगी 11 तब उसका एच इंडेक्स हो जाएगा 10। सो हमने देखना है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिकेशन जिनकी साइटेशंस नंबर ऑफ पब्लिकेशन से ज़्यादा है। ठीक है। अब इस पे लेट से हमारे पास हो जाती नंबर ऑफ पब्लिकेशन किसी भी एक आर्टिकल की, लेट से आर्टिकल नंबर 5 कि यहाँ पे एच इंडेक्स 7 है ना, तो यहाँ पे 7 से कम हो जाती है 6, तो हम आर्टिकल नंबर 5 को काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें फ़ायदा क्या है एच इंडेक्स का और इम्पैक्ट फैक्टर, एक तो ये कि ये ऑथर की अपनी क्रेडिबिलिटी को शो कर रहा है। सेकेंडली ये मेक श्योर कर रहा है कि जो ऑथर है वो सिर्फ एक बार एक अच्छी पब्लिकेशन करके बैठ ना जाए, वो क्या करे कि हर साल हर टाइम फ्रीक्वेंटली एक अच्छी पब्लिकेशन निकालता रहे ताकि उस अच्छी पब्लिकेशन की नंबर ऑफ साइटेशंस बढ़ती रहे। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये आर्टिकल्स किस इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में पब्लिश हुए हैं, जस्ट ये कि वो एक पीयर रिव्यूड बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेस में मौजूद है। ठीक है। सो और इवन किसी आर्टिकल की लेट से यहाँ पे पब्लिक नंबर ऑफ साइटेशंस लेट से 1 की 45 के बजाय 1000 हो जाती है, 5000 हो जाती है, स्टिल उसका एच इंडेक्स 7 ही रहेगा। सो इट नॉट नेसेसरली इंडिकेट्स कि एक ऑथर की किसी ख़ास पब्लिकेशन का क्या इम्पैक्ट है, बट ये ओवरऑल ऑथर की साइटेशंस को इंडेक्स कर रहा है। ठीक है। और 7 का मतलब है कि मिनिमम 7 आर्टिकल्स तो इसके पास हैं जो एटलीस्ट 7 टाइम्स पब्लिश हुए हैं। ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा कि मिनिमम ऑथर एच इंडेक्स 7 का मतलब कि
टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में कम से कम 7 ऐसी पब्लिकेशंस हैं जो तमाम की तमाम एटलीस्ट 7 टाइम्स साइट हुई है। ठीक है, ये एच इंडेक्स उस ऑथर का 8 कब होगा, जब उसकी तमाम पब्लिकेशंस में से 8 पब्लिकेशंस ऐसी हों जो कम से कम सारी के सारी 8 बार साइट हो। ठीक है, सो ये हमारे पास दो बिब्लियोमेट्रिक मेजर्स थे टू क्वांटिफाई द ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी पब्लिकेशन या फिर ऑथर। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल साइंटिफिक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसिस। कुछ को तो हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा था, जस्ट कुछ को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि इस पे हम चेक करेंगे फैक्ट्स के किस तरीके से मेडलाइन या पबमेड हमारे पास बायोमेडिकल साइंसेज में हेल्प आउट करती है लिटरेचर सर्चिंग में। अच्छा, Medline was developed and is maintained by the US National Library of Medicine. It is the largest and most widely used biomedical bibliographic database. It contains records of more than 23 million articles published in more than 5,600 journals and covers the fields of medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, healthcare systems, and preclinical sciences, as well as associated disciplines. हमारा एज अ बायोटेक्नोलॉजी इन सब में से किस किस फील्ड में लिंक हो सकता है? सबसे पहले मेडिसन है, उसके बाद वेटरनरी मेडिसन, हेल्थ केयर सिस्टम्स और प्री क्लिनिकल साइंसेज। अदरवाइज नर्सिंग, डेंटिस्ट्री में भी इनडायरेक्टली लिंक्ड आर्टिकल्स हमें मिल सकते हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली रिसर्च जो आर्टिकल्स आप लोगों ने बच्चों ने सिलेक्ट किए हैं उसमें हेल्थ केयर और डिजीज़, इवन डेंटिस्ट्री रिलेटेड डिजीज़ भी आप लोगों ने सर्च की होंगी। आर्टिकल्स 23 मिलियन हैं, तो क्या आप में से कोई व्हाट्सएप पे बता सकता है कि इन टर्म्स ऑफ लैक्स, करोड़, ये कितनी अमाउंट बनती है? जल्दी से बताएं। 23 मिलियन। व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी से बताइए कि 23 मिलियन को अगर हम अपने लोकल नोटेशन में लिखते हैं तो उसको किस तरह से लिखेंगे? दैट मीन्स के स्टूडेंट्स तो एक्टिव नहीं है, तो फिर अटेंडेंस भी उसी के मुताबिक होगी। थम्स अप पे नहीं अटेंडेंस होगी जिन बच्चों ने विद इन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया है और रिस्पॉन्ड नहीं किया टू माई क्वेश्चन।
चलिए दैट मीन्स के फ़िलहाल आज की क्लास की कोई किसी बच्चे की प्रेज़ेंट नहीं लगेगी। ये अच्छा हो गया कि हमें पता चल गया 34 थम्स अप का फिर यानी कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर, रिकॉर्डिंग जारी है। बाद में तमाम के तमाम स्टूडेंट्स मुझे समरी भेजेंगे और तब उनकी अटेंडेंस मार्क होगी। सो मेडलाइन में क्या है कि इट इज़ इंटरनेशनल बट मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस आर फ्रॉम द जर्नल्स पब्लिश्ड इन इंग्लिश. Medline contains records of articles from 1946 to the present, and approximately 83% of these records include abstracts in English. Although आप देखेंगे कि कोई आर्टिकल्स जिनकी कोई सर्च कीवर्ड्स जिनकी आपके पास ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स अदर लैंग्वेजेस में भी आते हैं और उनका वहाँ पे मेंशन होता है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कि ये जापानीज़ में है, ये रशियन में है या ये जर्मन में है. Medline is available through many interfaces, both by the subscription through database vendors such as Ovid and for free via the PubMed. Medline's thesaurus mesh, which क्या था कि medical subject heading contain approximately 27,000 keywords, which are organized both alphabetically and technically in a tree structure that is searchable at various levels from the narrow. अच्छा फिगर 5.5 इसको हम देखते हैं क्या है इस पे. ओके सो फिगर 5.5 क्या कहती है कि डिफरेंट हमने की वर्डिंग्स को अगर हम गो थ्रू करें जिसमें हमारे पास सर्चिंग में आ सकते हैं कि न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिजीज़, न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स, मेल न्यूट्रिशन. इसके अलावा हमारे पास मज़ीद विटामिन ई डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी. इससे अभी क्या होगा कि ये जो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग है वो कौन कौन सी हमारे पास लिंक्ड हो जाएंगी. विटामिन डी डेफिशिएंसी है, रिकेट्स है, ओस्टियोमेलेशिया है और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी. और ये चीज़ पे लिंक्ड हो जाएगी किन आर्टिकल से कि विटामिन डी डेफिशिएंसी विल एक्सपेंड द सर्च टू इंक्लूड दी मोर स्पेसिफिक टर्म्स, रिकेट्स एट्सेट्रा. तो इस तरीके से हमारी जो प्रोवाइडेड कीवर्ड्स होंगे वो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स को यूज़ करते हुए हमारे पास सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे. ठीक है.
ओके, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स क्या करते हैं? टर्म्स आर यूज्ड टू इंडेक्स द कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स included in Medline. There may be 10 to 20 mesh terms assigned to any one article. By examining these mesh terms, one can get additional information about an article's content beyond the reading day. Abstract mesh terms may be also be a starting point to find other relevant सर्च टर्म्स। ठीक है, जैसे कीवर्ड्स थे उससे इसके अलावा पबमेड या मेडलाइन में हमारे पास मेश टर्म्स होते हैं, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, और ये भी आपके आर्टिकल के सर्चिंग में हेल्प आउट कर रही होती हैं। नेक्स्ट, बिब्लियोमेट्रिक डेटाबेस, जिसको हमने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था इन अवर लास्ट कोर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज़ द एनसीवीए पबमेड, developed by the National Center for Biotechnology Information at the US National Library of Medicine. ये क्या करता है कि it affords free access to several major databases including the PubMed, nucleotide, protein, structure, genome, taxonomy, OMIM and others. ये NCBI की बात हो रही है कि वहाँ पे NCBI पे ये डिफरेंट ऑनलाइन फ्री डेटाबेसेस मौजूद हैं। ओमिम की फुल फॉर्म याद हो अगर किसी को, तो दैट वाज ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन men. PubMed provide access to all of Medline and is updated daily with reference data supplied directly by publishers, often before a journal issue is released. These records are often available with abstracts, but they are not immediately indexed. PubMed records are linked to full text electronic articles whenever publishers have an agreement with the National Library of Medicine। ठीक है, वो तमाम आर्टिकल्स जिनकी इंडेक्सिंग होनी है, जिनके से रिलेट हमारे पास मेश टर्म्स हैं, उन तमाम की एक्सेस हमें एनसीबीआई पबमेड से मिल जाती है। बॉक्स 5.8 क्या बताता है? डिफरेंसेस बिटवीन पबमेड एंड मेडलाइन। From journal science to chemistry journals, only articles on the life sciences are indexed in Medline. जबकि PubMed पे क्या है कि include articles including those outside the Medline scope, articles from astrophysics and plate tectonics, etc. ठीक है, PubMed not necessarily मेडिसिन रिलेटेड आर्टिकल्स, बट अब इसका जो एवेंचर है वो काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है और उसमें फिज़िक्स और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स के भी आर्टिकल्स हमें सर्च में मिल सकते हैं। PubMed includes in-process citations that provide a record for an article before it is indexed. अब एक जिस तरह गूगल स्कॉलर में आपको याद होगा कि साइटेशंस का हम बताते थे, इसी तरीके से पबमेड पे जो हम आर्टिकल्स को पढ़ रहे होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि इन प्रोसेस साइटेशंस आ जाती हैं कि विद इन द आर्टिकल जो साइटेशंस है वो भी लिंक्ड होती हैं विद अदर आर्टिकल्स। PubMed include links to full text articles published by PubMed Central, the digital archive of biomedical and life sciences journal published by the US। ठीक है, इसके अलावा पबमेड में एक तो इटसेल्फ फुल आर्टिकल रीड कर सकते हैं वाया पबमेड सेंट्रल, या फिर वो वहाँ पे लिंक मौजूद होते हैं टू द एक्सटर्नल सोर्स जहाँ से हमें आर्टिकल का पीडीएफ मिल सकता है। ईएमबीएस को लास्ट चैप्टर पे भी मैंने स्किप करवा दिया था, वेब ऑफ साइंस भी स्किप है। ठीक है, बाकी बस इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको दो बता दिए।
staying up to date. ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिसर्च में होती है कि जब हम बात करते हैं किसी भी रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने के, तो वो रिसर्च गैप बहुत ही नैरो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की, तो उसमें से लेट्स से देर आर मोर देन 30-40 टाइप्स ऑफ जी पी सी आर इन ह्यूमन सेल। तो सबके सब आइडेंटिफाइड हैं, सबकी सबकी सीक्वेंसिंग भी होंगे, लेकिन ख़ास किसी किस्म का किसी का स्ट्रक्चर शायद अवेलेबल ना हो। तो आज की तारीख में हमने देखा कि लेट्स से जी पी सी आर नंबर 5 का प्रोटीन स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, और हमने उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हम उसको ऐसा नहीं कर सकते कि रजिस्टर करवा लें कि इस पे और कोई काम नहीं कर सकता। ये चीज़ है कि हमें उस पे जल्द अज़ जल्द काम करना है, और बिफोर द टाइम पब्लिशिंग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारे से किसी ने 1 महीना या 2 महीना पहले वो वाला पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पब्लिश करवा दिया हो। अब जो प्रोटीन स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन का जो टाइम फ्रेम है वो ज़्यादा होता है, तकरीबन साल डेढ़ साल का। अब लाजमी ये है कि उस साल डेढ़ साल में हम फ्रीक्वेंटली अपनी फील्ड से रिलेटेड जो लेटेस्ट आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उनको गो थ्रू करते रहे, ताकि हमें आइडिया हो कि स्टिल वो जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम आज से प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए पहले था वो अभी भी है। और और बिलफर्ज अगर मिडवे हमारे काम के उस तरह के स्ट्रक्चर पब्लिश हो जाता है, तो फिर एक जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है कि अपने रिसर्च डोमेन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है ताकि कुछ नोवेलिटी उसमें आ जाए। तो ये चीज़ें हमें रियल टाइम में देखनी पड़ती हैं कि रिसर्च किस लेवल की हो रही है, हमारे से रिलेटेड रिसर्च किसने पब्लिश कर दी है, और कौन-कौन से मिसिंग गैप्स हैं जिनको हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इसमें यकीनन जो एक एलिमेंट है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई साइंसदान है वो खुफिया किस्म की रिसर्च कर रहा है, नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसका मकसद यही होता है कि जब वो इतनी मेहनत कर रहा है, 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, उसके पीछे फंड्स लगा रहा है, अपने एफर्ट्स लगा रहा है, तो एट द एंड वो यही चाहेगा कि उस पूरे काम की जो क्रेडिट है वो उसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट को मिले, और वो वाला काम किसी कोई और साइंटिस्ट उससे स्टील ना करे। तो स्टेइंग अप टू डेट एक अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिटरेचर सर्चिंग में। और ये कैसे हो सकती है कि सबसे पहली चीज़ कि सेविंग सर्च स्ट्रेटजीज। Well structured search strategies should be saved for future use. A search strategy that is limited to, for example, the last 30 days have been saved uh,
be rerun once a month in order to stay updated. This is a current awareness service formerly known as the selective dissemination of information. अच्छा, मिसाल के तौर पर हम जब हमने सेमिनार के आर्टिकल्स को सर्च करना स्टार्ट किया या फिर रिसर्च प्लानिंग इस कोर्स के असाइनमेंट के आर्टिकल्स को, तो आपने शुरू में देखा होगा कि आपने एक सिंगल सर्च में रिक्वायर्ड आर्टिकल तक नहीं पहुँचे होंगे। आपके ज़हन में एक क्वेरी थी, आपने उसको मल्टीपल टाइम्स सर्च किया डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू एंड देन आपको एक रिक्वायर्ड आर्टिकल मिल गया। अब वो जो मल्टीपल टाइम्स हमने सर्च क्वेरी को रिवाइज़ किया, इट मीन्स कि वो फाइन ट्यून होती गई। अब जो फाइनल सर्च क्वेरी आपने देखी जिससे आपको रिक्वायर्ड आर्टिकल मिला, आपने उस सर्च क्वेरी को सेव कर लेना है और उसको वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उसको सर्च आउट करना है और उसको सॉर्ट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डेट और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो तब हमारे पास जो भी उस सर्चिंग क्वेरी के रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे वो आपके पास उस सर्च रिजल्ट्स पे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके अपने फील्ड के रिलेटेड जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उनमें किसी किस्म की न्यू अपडेट्स तो नहीं आ रही। गूगल स्कॉलर में भी इसको देखा जा सकता है, एनसीबीआई में भी देखा जा सकता है। एनसीबीआई में हम क्या करते हैं कि अपना अकाउंट बनाते हैं माई एनसीबीआई के नाम से और उसमें जो भी हम रिजल्ट्स सर्च कर रहे हैं वहाँ पे वो सेव होते रहते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने एक लिटरेचर सर्चिंग हिस्ट्री को ट्रैक डाउन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि when the purpose is to present the search strategy as a part of the documentation and methods, it is better to use the download history option, which saves the history as a comma separated value file CSV। ये एक फॉर्मेट होता है फाइल का, जिसका प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट होता है पीटीएफ, वैसे हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV होता है। मैंने पीटीएफ बोला, पीडीएफ नहीं बोला। तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास जो हमने सीक्वेंसेस देखी थी लास्ट कोर्स पे, वो हम उसको पीटीएफ कहते हैं। हाँ, जो एमएस वर्ड की फाइल्स होती हैं, पावर पॉइंट होती हैं, इसको हम कहते हैं आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ क्या होती है? अगर आप एक एमएस एक्सेल को जो कि जिसमें कॉलम्स एंड रोज़ बनी होती है, उसको आप लिखना चाह रहे हैं इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, तो उसमें क्या होता है कि रोज़ तो इंडिविजुअल लाइंस पे आपके पास डेटा आ जाएगा। कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए हर कॉलम और दूसरे कॉलम के डेटा को दरमियान में आपके पास कॉमा आ जाता है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है अदर देन दी डेट्स, जैसे नेम्स होगी, अमाउंट्स होगी, उसमें कॉमा यूजुअली यूज़ नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे डेट है, हम लिखते हैं कि मई 28 कॉमा 2024, अब ये कॉमा भी आ गया। इसके अलावा अगर हमने अमाउंट्स लिखनी है, लेट्स से 28,000 टू 28 कॉमा 000, अब इस इस तरह के डेटा में हम कॉमा को यूज़ नहीं कर सकते टू सेपरेट द टेक्स्ट ऑफ वन कॉलम विद द अनदर। तो इसमें हम अदर डिलिमिटर्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे टैब हो जाता है, मल्टीपल स्पेसेस हो जाती हैं, सेमी कॉलन हो जाता है। कोई भी ऐसा सिंबल जो आपके पूरे टेक्स्ट में कहीं और रिपीट ना हो रहा हो, उसको आप एज अ डिलिमिटर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा सिंबल जो एक कॉलम के टेक्स्ट को सेपरेट करता है विद द सेकंड कॉलम टेक्स्ट। इन केस अगर मैं देखता हूँ कि CSV फॉर्मेट,
अब ये मैंने ग्रुप में एक CSV फॉर्मेट भेजा है। अब इसमें यकीनन आप देख रहे होंगे कि अदर देन दी डेटा आपके पास और कहीं भी कॉमा यूज़ नहीं हो रहा। लाइक नेम में कॉमा नहीं यूज़ होता, एज में नहीं, कंट्री में नहीं, ईमेल में नहीं, सब्सक्रिप्शन में नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम कॉमा को यूज़ कर सकते हैं। इसी फाइल को जब हम एक्सेल में खोलेंगे तो हमारे पास कितने कॉलम बन जाएंगे? नेम, एज, कंट्री, ईमेल, सब्सक्रिप्शन, एक दो तीन चार पाँच, पाँच कॉलम बन जाएंगे और हर कॉलम के नीचे उसके रिस्पेक्टिव कंटेंट्स आ जाएंगे खुद ब खुद से। तो CSV टू एक्सेल जब कन्वर्जन होती है। This method leaves a search strategy nicely organized with hits shown for every stage in the process. फिर इस फाइल को हम कन्वर्ट टू कॉलम कर सकते हैं, डिलिमिटेड कर सकते हैं एक्सेल में, और ये चीज़ हमारे पास आ जाती है इन रोज एंड कॉलम्स। जब अलर्ट सर्विसेज को हम स्किप करते हैं, एप्लीकेशंस फॉर मोबाइल्स को भी हम स्किप करते हैं, ठीक है। ये जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होंगी। मेडिकल एंड साइंटिफिक इंटरनेट सर्च इंजन्स, इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डैट इज़ दी गूगल स्कॉलर। इसको हम रीड आउट करते हैं। गूगल स्कॉलर क्या करता है? इज़ अ सर्च इंजन फॉर एकेडमिक लिटरेचर विद लिंक्स टू free material on the internet. It is stronger in biomedicine than in other disciplines. It harvests information from PubMed and a number of publishers and scientific associations, but its coverage is incomplete. A general internet search is suited to rapidly gain a perspective over the material available. A general internet search can be useful source for the gray literature such as unpublished conference material. इसमें साइटेड बाय वाला एक ऑप्शन होता है जिसपे हम देख सकते हैं कि फलाने आर्टिकल को कितने बंदों ने साइट किया है, ठीक है। अच्छा, गूगल स्कॉलर क्या है? पीयर रिव्यूड लिटरेचर के अलावा अनपब्लिश्ड लिटरेचर जो ऑनलाइन अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में, उसको भी आपके सर्च रिजल्ट्स में ले आता है। तो वहाँ पे हमें काफ़ी देखना पड़ता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, और क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए ये हमारे पास इवेलुएटिंग क्वालिटी ऑफ द इंटरनेट कैसे चेक करें? सोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है? हु इज़ द पब्लिशर? जब हम बात करते हैं पीयर रिव्यूड लिटरेचर की, तो वो पब्लिशर क्या होता है? उसके रिसर्च जर्नल्स होते हैं, लाइक नेचर हो गया, इसके अलावा साइंस डायरेक्ट हो गया, एल्सेवियर हो गया। अब ये पीयर रिव्यूड लिटरेचर है। इसके अलावा आपको वैसे किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे, विकिपीडिया पे मिल जाता है, तो पब्लिशर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। एक्सटेंड व्हाट इज कवर्ड, आप देखेंगे कि आर्टिकल्स का एक स्पेसिफिक फोकस होता है, लेकिन वैसे नेट पे मौजूद जो टेक्स्ट होता है वो ज़रूरी नहीं कि पूरे कंटेक्स्ट में मौजूद हो। वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कोई बात लिखी भी हो सकती है जो आपके सर्च रिजल्ट्स पे आ सकती है, तो आपको लाजमी देखना है कि किस चीज़ के बारे में वहाँ पे बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव और जस्ट एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कि आपने देखना है कि वो जो कंटेंट है वो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिटर्न है या जस्ट किसी खास चीज़ को एडवर्टाइज कर रहा है। अपडेटिंग, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी वेब पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और वो उसको आप ले लें, लेकिन उसके बारे में जानना लाजमी है कि वो लास्ट अपडेटेड कब हुई। मे बी आज से 10 15 20 साल पहले अपडेटेड हुई हो, तो देन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्सलीट हो चुकी है।
इज़ द कंटेंट प्लॉजिबल, मतलब कि वो एक रीजनेबल कंटेंट है भी या पे नहीं। फाइंडिंग रिसर्च प्रोटोकॉल्स एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि एक न्यू बी रिसर्चर है, ठीक है, उसने एक रिसर्च करना है तो किस टॉपिक पे करे। तो देर आर सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हमें गाइड करते हैं कि आजकल हॉट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको रिसर्च जिन पे रिसर्च हो सकती है, जिन पे आपके प्रोजेक्ट बन सकते हैं, उन पे आपको फंडिंग मिल सकती है। मिसाल के तौर पे आप एन सी बी आई अगर एक फंडिंग इदारा है, तो उसमें आप रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं भेजेंगे अबाउट एनीथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एन सी बी आई। मिसाल के तौर पे कि नए किस्म के जहाज़ या नए किस्म के एंटीना या नई किस्म की कार्स कैसे बनती है। सो इट इज़ मोर नेसेसरीली कि आप इदारों को फाइंड आउट करें, और इदारों में कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे उनका फोकस है, जिन पे उनकी रिसर्च ऑनगोइंग है, उसी से रिलेटेड आप मिसिंग गैप्स को आइडेंटिफाई करके जब रिसर्च प्रोजेक्ट्स भेजेंगे तो देर आर मोर चांसेस कि उन प्रोजेक्ट की सिलेक्शन हो सके। The World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform is a portal that harvests clinical trials listed in registries around the world. The search portal is available. However, since search interfaces may be poor, it is wise to search additional ट्रायल रजिस्ट्रीज कि आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस टॉपिक्स पे आपके पास क्लिनिक्स पे काम हो रहे हैं, उसको सर्च करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट आ जाते हैं ऑनलाइन सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, another big topic about our chapter is the reference management, ठीक है। विद इन द टेक्स्ट आप देखते होंगे इंडेक्स साइटेशन भी होती हैं, और इसकी एग्जांपल आगे चल के एक जगह पे लिखी हुई है। हम्म। अब आपने देखा होगा कि कोई भी आर्टिकल मौजूद होता है तो उसमें फॉर्मेटेड में देखें कि यहाँ पे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं 1 और 2। ये जो रेफरेंस है ये जो पहली 2 लाइन्स हैं उनके हिसाब से, और थर्ड लाइन का रेफरेंस जो है वो नंबर 3 है, और उन्होंने नीचे नंबर 1 2 3 लिख दिया है। अनफॉर्मेटेड में वहाँ पे बस सिर्फ लिखा हुआ है कि ये किस ऑथर का है, किस ईयर का, मे बी आगे उसका पेज नंबर लिखा हो, तो जस्ट उसको याद दहानी के लिए। बट इसका भी फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो सकता है कि ऑथर और ईयर सिर्फ हो तो वो भी काफ़ी हद तक फॉर्मेटेड गिना जाता है। और फॉर्मेटेड ये जो है ये वैंकूवर रेफरेंस स्टाइल में है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देखिए कि ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के एंड पे हमेशा एक रेफरेंस होगा। सो पैराग्राफ मस्ट ऑलवेज बी एंडेड विद अ रेफरेंस। अगर आपको लगता है कि आपने ऊपर की 2 3 बातें ये भी आर्टिकल नंबर 3 से थी और ये भी 3 से है ये वाला सेंटेंस, तो आप यहाँ पे रेफरेंस मेंशन नहीं करेंगे, एक पैराग्राफ के एंड पे रेफरेंस मेंशन करेंगे। लेकिन कोई भी पैराग्राफ जिसके एंड पे रेफरेंस मेंशन ना हो रहा हो इन इंट्रोडक्शन सेक्शन, तो वो एक गलत चीज़ तस्वुर की जाएगी, ठीक है। तो रेफरेंस मैनेजमेंट को हम गो थ्रू करते हैं। इट इज़ वाइज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पब्लिकेशंस असिस्ट reference management software can be helpful to keep track of publications as it can record them in a personal literature database, ठीक है। उसमें efficient handling of references publications and manuscripts।
EndNote की बात आई as an example of a reference management program often used in academic settings due to the flexibility and capacity it offers. अच्छा, एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम रेफरेंसेस को मैनेज करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर्स को पढ़ना समझना और इस तरह से पढ़ना कि ये हमारे पेपर का पार्ट बने, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप में से जो स्टूडेंट्स इस सॉफ्टवेयर को पढ़ना चाहते हैं, और चूँकि ये ऑनलाइन इसको पढ़ाने का मकसद इस तरह से होगा कि डेफ़िनेटली कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करना ऑन रियल टाइम ज़रूरी होता है। तो आई वुड से कि आप लोग एक लिस्ट बना लें स्टूडेंट्स की जो अदर देन द क्लास टाइमिंग्स एंड नोट को पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो मुझे प्रोवाइड कर दें ताकि फिर उसके हिसाब से मैं एक क्लास स्केड्यूल कर लूँ। तो उसमें कोशिश ये करनी है कि आप बच्चों ने भी अपने पास तकरीबन 2-2 3-3 के ग्रुप बना के लैपटॉप हो, लैपटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो और वर्ड के साथ-साथ एंड नोट भी इंस्टॉल हो। तो वो फिर हम उसका एक वर्कशॉप सी कर लेंगे कि किस तरीके से एंड नोट को यूज़ किया जाता है फॉर एडिंग रेफरेंसेस। तो जो से स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों, लाइक 7th सेमेस्टर में आप लोग चाह रहे होंगे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करें, और जो प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आप जो भी अपनी डिसर्टेशन या थीसिस या रिपोर्ट लिखेंगे, उसमें जो रेफरेंसेस हैं वो वाया एंड नोट यूज़ करें। तो फिर आप वो आई वुड से कि आप डेफ़िनेटली इस चीज़ को अभी इसी कोर्स में सीखें, ठीक है? तो वो लिस्ट बना लें और जब ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, और जितनी जल्दी हो सके तो आई वुड से कि वो लिस्ट आप मुझे क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? फ्रॉम दी 8th जुलाई, और हमारी क्लास होती है 9th और 10th को होगी। तो 9th वाली क्लास में आप मुझे वो लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिएगा, और फिर हम टाइम फ्रेम कहीं से निकाल लेंगे 1 आवर का, और उसमें उस चीज़ को हम गो थ्रू कर लेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो फॉर्मेटेड इन दी वैंकूवर रेफरेंस स्टाइल, वैंकूवर के अलावा और कौन-कौन से होते हैं? कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अ, हार्वर्ड एंड एपीए, अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये 3 मोस्टली हमारे जो बायोमेडिकल साइंसेज़ है वहाँ पे रेफरेंसेस को लिखने में इस तरह के यूज़ होते हैं। ओपन एक्सेस पब्लिकेशंस, कॉपीराइट एंड सेल्फ आर्काइविंग। अब यहाँ पे है कि हमारे पास पब्लिकेशंस की टाइप्स हैं। सो टाइप्स को हम गो थ्रू करते हैं किस किस्म की होती हैं। Open access publication means that the scientific publications are available on the internet for the end user to read, download, copy, search, and link to the full text without payment. Research institutions such as the European Research Area Board and the Wellcome Trust have passed guidelines claiming
that scientific publications funded by these institutions should be made available through open access publication channels. ठीक है। वो पब्लिकेशंस जो कि जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी रीड आउट हो सकती है उनको हम ओपन एक्सेस पब्लिकेशन कहते हैं। और ये फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड हम इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। Articles from such journals are fully accessible on the internet as soon as they are published. Okay, so here is a flow chart. क्या कहता है ओपन एक्सेस पब्लिशिंग रूट्स क्या क्या है। सो एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, ओपन एक्सेस पब्लिकेशन में गया। गोल्ड रूट क्या है, ओपन एक्सेस जर्नल्स में हमने भेजा है जो कि बीएमसी है, पीलॉस है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोजिटरीज ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस और हार्वेस्टेड बाय इंटरनेशनल सर्च इंजन्स गूगल स्कॉलर्स एटसेट्रा। और दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ गोल्ड रूट था, एक तरफ है ग्रीन रूट। ट्रेडिशनल जर्नल्स आर्काइविंग अलाउड, अगर नहीं तो फिर क्या होगा, चेक जर्नल्स पॉलिसी, यस तो फिर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। अच्छा, एक तो ये है कि ओपन एक्सेस जर्नल्स होते हैं उनमें पब्लिश हो जाए तो वो दुनिया में कहीं से भी हो जाएंगे। इसके अलावा जो ऐसे जर्नल्स जो कि ओपन एक्सेस नहीं होते उनकी सब्सक्रिप्शन कुछ इदारे अपने पास ले लेते हैं, ठीक है। और वो इदारे अपने जो यूज़र्स हैं, अपने जो स्टूडेंट्स, अपनी जो फैकल्टी है उसको वो उनकी फ्री सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। अब यहाँ पे यानी कि इदारा उन जर्नल्स को पेमेंट कर रहा है सब्सक्रिप्शन का, ना कि इंडिविजुअल बेसिस पे हर कोई सब्सक्राइब कर रहा है। और इस तरीके से भी आपके पास वो आर्टिकल एक्सेसिबल हो जाते हैं। रिटेनिंग कॉपीराइट एंड सेल्फ आर्काइविंग। हाँ, अब इसमें ये चीज़ है कि एक आर्टिकल पब्लिश किया है किसी ऑथर ने और वो समझता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी को वो ओपनली ना पहुंचाए। मिसाल के तौर पे उसने कोई बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। अब उस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करना, उसको इंस्टॉल करना, उसको परचेज़ करना, ये तमाम चीज़ें दुनिया में हर किस्म की कंट्रीज़ के कैलिबर की बात नहीं है, एक्सपर्टीज़ भी नहीं होंगी। तो वो आर्ट ऑथर नहीं चाहता कि ये ओपन एक्सेस पब्लिकेशन हो। वो उस चाहेगा कि मैं इससे थोड़ी-सी अर्निंग कर लूँ, तो वो उसको कॉपीराइट कर देगा और उसको उन जर्नल्स में भेजेगा जहाँ पे उसको खुद की अर्निंग हो सके। तो इस तरीके से आप एक नोवेल रिसर्च करके भी अ, उस आर्टिकल की ओनरशिप ले सकते हैं, उसको पेटेंट करवा सकते हैं। देन आप देख सकते हैं कि वो आर्टिकल कैसे आपको एक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ठीक है, दैट कंक्लूड्स आवर चैप्टर। बाकी अटेंडेंस बच्चों की मार्क तो होगी जब आप आज के लेक्चर की समरी भेजेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह